अध्याय 131 से 135 हिडन ज़ॉम्बी बॉडीगार्ड। उन मामलों को निपटाने के बाद आर्यन और उसके साथी भी भूख से बेहाल थे। राहुल ने जश्न मनाने का शोर मचाया और शेखी बघारी की जुआ पत्थर महोत्सव की सफल शुरुआत हुई है। उसने न केवल एक बेहद कीमती और उच्च गुणवत्ता वाला लाल फेई जीता, बल्कि झोंगहाई शहर की आभूषण गली में सबसे अच्छी दुकान भी हासिल कर ली। मिस अनन्या भी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने बड़े ही भव्य अंदाज में घोषणा की कि वे सभी को भोज देंगी। श्री धीरज मूलतः एक जमींदार की तरह आतिथ्य सत्कार करना चाहते थे, लेकिन मिस अनन्या के उत्सव मनाने पर अड़े रहने के कारण उनके पास उनकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। समूह होटल की ओर रवाना हुआ, लेकिन आर्यन का ध्यान इस बात पर गया कि मेघना वास्तव में एक मेबैक चला रही थी। मेबैक एक बहुत ही मर्दाना कार है और यह आश्चर्यजनक था कि एक लड़की इसे चला सकती है। गाड़ी जितनी अच्छी होगी, उसका प्रदर्शन उतना ही दमदार होगा, और उसे चलाना किसी जंगली घोड़े की सवारी करने जैसा है, जो हर किसी के बस की बात नहीं। कुछ लग्जरी कार डीलर तो खरीदारों को हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों को चलाने का हुनर सिखाने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी देते हैं। लेकिन आर्यन ने अपने साहसी स्वभाव के बारे में सोचते हुए ये निष्कर्ष निकाला कि आखिरकार उसके लिए मेबैक जैसी गाड़ी चलाना कोई अजीब बात नहीं थी। सेक्रेटरी जानवी ने रेस्तरां में पहले से ही आरक्षण करा लिया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि झोंगहाई शहर पहुंचने से पहले ही वह पूरी तरह से बुक हो चुका था। आर्यन को पहले तो ये कुछ ज्यादा ही लगा, लेकिन पहुंचने पर उन्हें एहसास हुआ कि बिना आरक्षण के खाने की कोई जगह नहीं मिलेगी। इन दिनों गैम्बलिंग स्टोन फेस्टिवल चल रहा है, इसलिए जेड ट्रेडिंग सेंटर के पास के होटल पूरी तरह से बुक हो चुके थे। आर्यन और उनके समूह जिस रेस्तरां में गए थे, उसका नाम ताइबाई मेंशन था, जो आसपास का सबसे अच्छा भोजनालय माना जाता है, और इस समय रेस्तरां के हॉल में अभी भी कई लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। ताइबाई हवेली की सजावट बेहद पारंपरिक थी और लॉबी में लकड़ी की दीवार पर एक विशाल सुलेख चित्र लटका हुआ था, जिसमें आड़ू के खिलने का वसंत को दर्शाने वाले प्रवाहमय और सुंदर ब्रशवर्क का इस्तेमाल किया गया था। वेटर के मार्गदर्शन में आर्यन और उसके साथी तीसरी मंजिल पर एक निजी कमरे में पहुंचे। आर्यन के समूह में 4 लोग थे, साथ ही राहुल के 2 लोग और श्रीमान एवं श्रीमती धीरज खन्ना भी थे, जिससे पूरी मेज भर गई। मिस खन्ना परिवार की युवती, मैं इस रेस्तरां में कई बार आ चुकी हूं, साधना ने सुश्री से कहा। आपको यहाँ की खास आड़ू के फूल की शराब जरूर चखनी चाहिए। इसे औषधीय जड़ी बूटियों और आड़ू के फूलों को सफेद शराब में मिलाकर बनाया जाता है। यह ऊर्जा बढ़ाने, रक्त संचार बढ़ाने, त्वचा को नमी देने और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायक है। आर्यन ने आड़ू के फूल से बनी शराब की किंवदंती सुनी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसका आविष्कार मोहिनी नामक एक सुंदरी ने किया था और स्वर्ग के देवता भी इसे पीना पसंद करते थे। लेकिन ये सब शायद ऊब चुके प्राचीन विद्वानों द्वारा गढ़ी गई मनगढ़ंत कहानियां ही थीं। फिर भी शराब के वाकई स्वास्थ्य लाभ थे, हालांकि आर्यन को इसके फॉर्मूले की जानकारी नहीं थी। चिकित्सा के बारे में उनका ज्ञान मालिश, एक्यूपंक्चर और कुछ नुस्खों तक ही सीमित था। टेबल पर बैठी कई खूबसूरत महिलाओं को यह विचार काफी पसंद आया। कोई भी महिला, चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, और भी अधिक आकर्षक बनने में कोई आपत्ति नहीं करेगी। एक के बाद एक व्यंजन आते रहे और 8 लोग भोजन करते हुए हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। हर बार जब कोई व्यंजन परोसा जाता, तो वेटर उसका परिचय देता। भोजन के दौरान जब वे खूब आनंद मना रहे थे, अचानक बाहर से शोरगुल की आवाज आई। तभी वेटर के ईयरपीस पर एक कॉल की घंटी बजी, और हालांकि बाकी लोग कॉल की आवाज नहीं सुन पा रहे थे, आर्यन उसे साफ साफ सुन सकती थी। वेटर के ईयरपीस से संदेश आया, तीसरी मंजिल पर यांग गुइफेई के कमरे में घटना हुई है, सुरक्षाकर्मियों को बुलाएं। यह आवाज सुनकर आर्यन ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। उनके कमरे का नाम ताइबाई मेंशन था और यांग गुइफेई वाला कमरा ठीक सामने था। उसने अनुमान लगाया कि शायद कोई नशे में धुत होकर हंगामा कर रहा होगा, या तो रेस्टोरेंट के खाने की शिकायत कर रहा होगा या किसी खूबसूरत वेट्रेस को परेशान कर रहा होगा। कमरे की ध्वनिरोधक व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि आर्यन ने बगल के कमरे में हो रही परेशानी पर ध्यान ही नहीं दिया। आखिर जिस रेस्तरां में इतने आलीशान कमरे हों, वह मुश्किल मेहमानों को संभालने में सक्षम ही होगा। लेकिन चीजें हमेशा मनचाही नहीं होती, और आर्यन शांति से भोजन भी नहीं कर सका। अचानक कमरे का लकड़ी का दरवाजा जोर से खुला, या यूं कहें कि पूरा दरवाजा ही अपने फ्रेम से उखड़कर जमीन पर गिर पड़ा। एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा फर्श पर गिर गया और उसके ऊपर एक व्यक्ति पड़ा हुआ था जो पहरेदार जैसा लग रहा था, लेकिन वह उठा नहीं। ये स्पष्ट था कि वह बेहोश हो गया था। आर्यन और मिस अनन्या झट से उठ खड़ी हुई और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए भोजन की मेज के सामने दौड़ पड़ी। जैसे ही उन्होंने खुद को संभाला, 2 और पहरेदार घबराए हुए दरवाजे से अंदर आ गए। उन्होंने पहले कमरे में मौजूद लोगों से माफी मांगी, फिर फर्श पर बेहोश पड़े पहरेदार की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी उसे मत छुओ, मुझे चिकित्सा कौशल की जानकारी है, पहले मुझे उसकी जांच करने दो, आर्यन ने सुरक्षा गार्डों को रोकते हुए कहा, क्योंकि उसे डर था कि वे स्थिति को गलत तरीके से संभाल सकते हैं और उसे और अधिक चोटें पहुंचा सकते हैं।
उसने जमीन पर लेटे सुरक्षा गार्ड को ध्यान से देखा और उसकी जांच की। सौभाग्य से गार्ड की शारीरिक स्थिति अच्छी थी, उसे केवल मांसपेशियों में मामूली चोटें आई थीं, संभवतः वह बस थोड़ा थका हुआ था। आर्यन ने उसके हृदय के ऊपर कई एक्यूपॉइंट्स की मालिश की और गार्ड धीरे धीरे होश में आ गया। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद। आर्यन को डॉक्टर समझकर उसके दोनों साथी लगातार सिर हिलाते हुए उसे धन्यवाद देते रहे। अभी धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, बाहर क्या हुआ बताओ, आर्यन ने हाथ हिलाकर उसे मामला स्पष्ट करने के लिए कहा। तब तक साधना और बाकी लोग खाना नहीं खा पा रहे थे और ये देखने के लिए आ गए कि क्या हुआ था। हमारे रेस्टोरेंट में एक नई वेट्रेस आई थी, जिसका नाम निकिता था, जो उसकी बहन थी, कथावाचक ने लेटे हुए सुरक्षा गार्ड की ओर इशारा करते हुए आगे कहा। वह यांग गुइफेई वाले निजी कमरे में खाना परोस रही थी, और एक ग्राहक ने देखा कि वह सुंदर है और उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। उसने सुरक्षा गार्ड की ओर देखा और आगे कुछ नहीं बोला। आर्यन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या आप उसके साथ ड्रिंक्स के लिए चलेंगे? कई वेट्रेस को ऐसे अनुभव हुए थे, जहां ग्राहक अपनी मस्ती में मग्न होकर उनसे मजाक करते थे या उन्हें पीने के लिए मनाते थे। नहीं, झूठ बोलने वाला सुरक्षा गार्ड अपने साथियों की मदद से खड़ा हुआ, गुस्से को दबाते हुए बोला, वह मेरी बहन को पूरी रात अपने साथ रखना चाहता था, और जाहिर है उसने मना कर दिया, लेकिन उस कमीने जापानी ने उसे धमकाया। जब उसने मदद के लिए गुहार लगाई, तो मैं स्थिति का जायजा लेने गया और उसे मारा, फिर उसके अंगरक्षक ने मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया और लात मारी, जिससे मैं उड़ गया। धिक्कार है, खुले आसमान के नीचे ऐसी बातें हो रही हैं। आर्यन ने राहत की सांस ली और खड़ा हो गया। कमरे में मौजूद सभी लोग गुस्से से उबल रहे थे, और इससे पहले कि आर्यन बाहर कदम रख पाता, 3 सुरक्षा गार्ड और 2 महिलाएं अंदर आ गईं। उनमें से एक रेस्तरां की मैनेजर अंजू थी, जो 40 वर्ष की महिला थी और जिनसे उनकी मुलाकात उद्घाटन के दौरान एक बार हुई थी। वह एक वेट्रेस को अपने साथ खींच रही थी, जो अंदर आते ही दौड़कर उनके पास आ गई। भाई, क्या तुम ठीक हो? उसने गार्ड को सहारा देते हुए चिंता से पूछा। निकिता, मैं ठीक हूँ, इस डॉक्टर की मदद से सब ठीक हो गया। उसने मुड़कर आर्यन से पूछा। मेरा नाम निखिल है, यह मेरी बहन निकिता है, और तुम्हारा नाम? मुझे आर्यन ही कहो। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी दरवाजे से और लोग अंदर आ गए। मुझे मारने वाला कौन है? तुम, मुझे वह दो, बाहर आओ। एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। जापानी। आर्यन ने मुड़कर देखा, नए आने वालों को देखकर उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। राजेश, बाय भाई, अमन, और हाँ, दोनों बॉस देवराज अहलावत और सुभाष भी यहाँ हैं। आर्यन ने कहा, ये देखकर कि सुभाष, जो अब तक सुर्खियों से दूर रहे थे, का अहलावत परिवार के साथ स्पष्ट रूप से अच्छा रिश्ता था। शौर्य ने ताना मारते हुए कहा, आर्यन, दूसरों के मामलों में दखल मत दो, उस सुरक्षा गार्ड को हमारे हवाले कर दो। उसने हमारे विशिष्ट अतिथि को मारा है और उसे माफी मांगनी ही होगी। माफी मांगना? क्या ये हमलावर द्वारा पीड़ित होने का नाटक करने का एक क्लासिक मामला था? जापानियों ने निकिता के साथ ऐसा ही व्यवहार किया, फिर भी यहाँ के लोगों ने मदद करने से परहेज किया, और यहाँ तक कि अत्याचारी की सहायता करने की कोशिश की। चापलूसी करने और चाटुकार होने में क्या अंतर था? शौर्य, क्या तुम अब भी अहलावत परिवार के सदस्य हो? कब से तुम चापलूस बन गए? आर्यन ने उसकी ओर देखा और ताना मारा। देवराज और सुभाष अभी भी सम्मान चाहते थे, और उनके चेहरे शर्मिंदगी से भरे हुए थे। लेकिन शौर्य खुद को रोक नहीं पाए और बोले, आर्यन, ये बड़प्पन दिखाने का क्या फायदा? आखिर तुम तो बस एक मामूली अंगरक्षक हो, इन सुरक्षा गार्डों से कोई फर्क नहीं। यहाँ तुमसे ऊंचे दर्जे के बहुत से लोग हैं, बोलने की तुम्हारी बारी कब आ गई? क्या ऐसा है? आर्यन का चेहरा भावहीन बना रहा और वह आगे बढ़ता रहा। तुम वहां रुको। राजेश के अधीनस्थ उसे रोकने के लिए बाहर आ गए। दोनों ने अजीबोगरीब कपड़े पहन रखे थे। आर्यन ने गौर किया कि उनका पहनावा कुछ अटपटा था। क्या वे निंजा हो सकते हैं? तुम दोनों ने मेरा दरवाजा तोड़कर मेरे खाने में खलल डाला। आर्यन ने उन्हें घूरते हुए पूछा। ये तो मैंने किया था, अब तुम क्या कर सकते हो? दाहिनी ओर खड़े निंजा ने तिरस्कारपूर्वक कहा। अचानक आर्यन ने हरकत की और उसकी गर्दन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ में केवल काले कपड़े का एक टुकड़ा आया और दोनों निंजा गायब हो गए। आर्यन, सावधान रहो, वे निंजा की अदृश्यता तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिस अनन्या ने चिल्लाते हुए कहा और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसके शब्द खत्म होते ही आर्यन तेजी से मुड़ गया और बिजली की गति से उसने उस निंजा को पकड़ लिया जिसने अभी खराब बात की थी। ये कैसी घटिया अदृश्यता तकनीक है, ये तो बस आंखों को चौंधिया देने वाली तकनीक है। आर्यन ने तिरस्कारपूर्वक कहा और फिर अपने हाथ में पकड़े हुए निंजा को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। दूसरा निंजा गायब हो गया और फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। निंजा ने उसकी कमर पर जोर लगाने की कोशिश की, उसके पैर आर्यन की बाहों के चारों ओर लिपट गए, मानो उन्हें तोड़ देना चाहता हो। आर्यन ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, चाहे वह कितना भी छटपटाए और मरोड़े, उसकी बांह टस से मस नहीं हुई। राजेश की आंखें सदमे से फटी रह गईं।
उन दोनों निंजाओं को उसके परिवार ने काम पर रखा था और वे मध्य स्तर के निंजा बन चुके थे। राजेश ने पहले भी उनका प्रशिक्षण देखा था। उनके पैर इतनी ताकतवर थे कि वे अपनी बाहों जितनी मोटी स्टील की पाइपों को भी आसानी से मोड़कर प्रेटजेल बना सकते थे। लेकिन अब वे एक असली इंसान की बांह भी नहीं तोड़ पा रहे थे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग कर लिया है? अगर हाँ, तो अब मेरी बारी है। निंजा असमंजस में दिख रहा था और आर्यन ने उसका हाथ हिला दिया। निंजा का पूरा शरीर सुन्न हो गया और उसका सिर चकराने लगा, जिससे वह शक्तिहीन होकर बेजान सा लटक गया। आर्यन ने उसे लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया और जमीन पर पटक दिया। आर्यन, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, अपनी मर्जी से किसी को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? मेजबान के कुछ कहने से पहले ही शौर्य चिल्लाने लगा। अपना मुंह बंद करो, बेवकूफ। आर्यन ने पलटवार करते हुए उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। धिक्कार है, वह उसे काफी देर से मारना चाहता था। थप्पड़ की आवाज इतनी जोर से गूंजी कि सब लोग एक पल के लिए चौंक गए। यहां तक कि मिस अनन्या ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि आर्यन देवराज के सामने उसी के बेटे को मारने की हिम्मत करेगा। आर्यन, देवराज ने अपने बेटे को पिटते हुए देखा। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो उठीं और उसने आर्यन को घूर कर देखा। बॉस बाय, आप क्या करना चाहते हैं? क्या आपको अब भी गुस्सा करने का अधिकार है? वह जापानी आदमी तो बस वेटर को धमका रहा था। आपका गुस्सा, आपका लड़ने का जज्बा कहाँ गया? क्या किसी कुत्ते ने उसे खा लिया? मैं थूकता हूँ। और आप अपने प्यारे बेटे से पूछ लें कि वह जेड व्यापार बाजार में अंकल रामदिन के पीठ पीछे क्या बातें कर रहा है। आर्यन ने जोर से जवाब दिया। हर शब्द ने देवराज को अवाक कर दिया। बॉस सुभाष, आप पुलिस को बुलाना चाहते हैं, है ना? आप कॉल बटन दबाकर देख लीजिए कि क्या होता है। या तो आपके सम्मानित अतिथि गिरफ्तार हो जाते हैं, या मुझे ही ले जाया जाता है। आर्यन ने सुभाष की ओर मुड़कर बेपरवाही से कहा। सुभाष ने असहज होकर अपना फोन रख दिया। जैसे ही आर्यन मुड़ा, छिपे हुए निंजा ने आखिरकार अपना वार किया। हवा का एक झोंका आया और निंजा आर्यन के पीछे पहुंच गया। उसके हाथ में एक छोटी सी तलवार थी जो तेजी से आर्यन की गर्दन के पिछले हिस्से की ओर बढ़ी। आह! दो चीखें एक साथ सुनाई दी, लेकिन ये मिस अनन्या और निकिता थी जिन्हें चिंता थी कि आर्यन को चाकू से मारा गया है। उनकी चिंता ने ही चीखों को जन्म दिया। अन्य लोग, आर्यन की ताकत से अनजान, अपने चेहरे पर हैरानी के भाव दिखा रहे थे। फिर भी आर्यन शांत और संयमित रहा। ये निंजा जान से मारने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन गर्दन के पिछले हिस्से में नसों का जाल होता था। अगर वह उस जगह को काटता, तो नसें क्षतिग्रस्त हो जाती और व्यक्ति लड़ने की क्षमता खो देता। वह जान से नहीं मारता, लेकिन फिर भी यह बेहद खतरनाक था। बेशक, आर्यन उस चाकू से डरा नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह निंजा को खुद पर वार करने देता। वह मुड़ा और अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली फैलाकर, आध्यात्मिक गेंडा उंगली तकनीक की तरह उस छोटे चाकू को पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, निंजा को मानो किसी चीज से जोरदार झटका लगा और वह एक तरफ उड़कर दीवार से जा टकराया। और अब आर्यन के सामने मिस अनन्या खड़ी थी, अभी भी अपने मुक्केबाजी के अंदाज में। प्रहार करते समय उसकी सुडौल आकृति और भी आकर्षक हो गई, जिससे वह और भी सीधी खड़ी दिखाई देने लगी। आर्यन को यह दृश्य बहुत भाया और वह अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी। मिस, क्या शानदार पोज है! आर्यन मुस्कुराए। तुम्हें साफ पता था कि यहाँ एक निंजा छिपा हुआ है, फिर भी तुमने अपनी पीठ दिखा दी, मिस अनन्या ने असंतोष से कहा। अगर मैं उसे अपनी पीठ नहीं दिखाता, तो वह बाहर आने की जहमत क्यों उठाता? छत से लटकना बहुत थका देने वाला काम है। आर्यन ने ऊपर की ओर इशारा किया, और सबकी निगाहें उसके इशारे पर टिक गईं। सचमुच, ऊपर लगा प्राचीन झूमर अभी भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। निंजा वहीं छिपा हुआ था। सभी निंजा की कुशलता पर चकित थे, लेकिन आर्यन की सूझबूझ से कहीं अधिक प्रभावित थे। अरे बेवकूफ, मुझे तुम्हारी गर्दन देखने दो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? काव्या ने धीरे से कहा। उसकी चिंता हमेशा की तरह झलक रही थी। बोलते बोलते उसने आर्यन की गर्दन को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसका हाथ गर्म और कोमल था। अगर माहौल थोड़ा और अनुकूल होता, तो आर्यन सचमुच चाहता कि वह अपने उन छोटे हाथों से उसकी मालिश करे और एक खूबसूरत महिला की सेवा का आनंद उठाए। उन्हें पता नहीं था कि पीछे खड़ी साधना ने आर्यन के प्रति दोनों खन्ना बहनों के चिंतित भावों को देख लिया और एक अर्थपूर्ण मुस्कान बिखेरी। दो सुंदरियों की चिंता को देखते हुए, वह युवक उनकी इस तवज्जो को कैसे संभालेगा? अब तुम्हारी बारी है, आर्यन ने छोटी छुरी को उल्टी पकड़ में रखते हुए कहा और उसके हैंडल से राजेश के चेहरे पर हल्का सा प्रहार किया, जिससे वह बुरी तरह डर गया। क्या क्या चाहते हो तुम? क्या हमने आज रात इस मामले को सुलझाने पर सहमति नहीं जताई थी? तुम अपने वादे से क्यों मुकर रहे हो? राजेश ने कहा। धिक्कार है, अब जब स्थिति बेकाबू हो गई है, तो वह समझौतों की बात कर रहा है, कतई बेशर्म। आर्यन ने छोटी छुरी को एक तरफ रख दिया और लापरवाही से उसे बीच से तोड़ दिया। छुरी स्नैप की आवाज के साथ अलग हो गई। समझौता आज सुबह के लिए हुआ था, चलिए हर बात को अलग अलग तरीके से निपटाते हैं। पहले हिसाब किताब निपटा लेते हैं।
आर्यन शांत भाव से मुस्कुराए और बोला, आपको निकिता और उसके भाई को चिकित्सा खर्च और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा देना होगा, फिर उनसे पूछिए कि वे आपसे किस तरह की माफी चाहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मात खा जाने के बाद राजेश के पास हार स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने चेकबुक निकाली, तेजी से कुछ नंबर लिखे, 10 लाख, और उसे आर्यन को दे दिया। राजेश ने निकिता और उसके भाई को प्रणाम करने के लिए मुड़ा, लेकिन निखिल ने उसके चेहरे पर एक घूंसा मार दिया। हमें तुम्हारी झूठी माफी की जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ। निखिल ने घृणा से कहा। वह मुक्का थोड़ा जोरदार था, जिससे राजेश के मुंह से खून निकल आया। उसने पलटवार नहीं किया, उसके अंगरक्षक वहां नहीं थे, और वैसे भी वह किसी को हरा नहीं सकता था। पलटवार करने से केवल और अधिक अपमान ही होता। कुछ लोगों ने दोनों निंजाओं को उठने में मदद की और निजी कमरे से बाहर निकल गए। भाई आर्यन, मैंने आपको पहली बार खेलते हुए देखा है। आपकी हरकतें एकदम साफ और निर्णायक हैं, बिना किसी झिझक के, जो आपके मजबूत इरादे का प्रमाण है। धीरज ने दिल खोलकर आपकी प्रशंसा की। ये तो बस मक्खियां हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, झोंगहाई शहर में द्वंद्व युद्ध के नियम क्या हैं? आर्यन ने अपने मन में उठ रहे संदेह को व्यक्त करते हुए पूछा। आर्यन, क्या तुम्हें झोंगहाई शहर के द्वंद्व युद्ध के नियम नहीं पता? फिर भी तुमने उनकी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत दिखाई, तुम वाकई बहुत साहसी हो। मेघना ने आर्यन को ऐसे देखा जैसे वह कोई अजनबी हो, वह पूरी तरह से अचंभित थी। इसका क्या मतलब है? ये तो बस एक द्वंद्व युद्ध है, डरने की क्या बात है? आर्यन ने बड़े आत्मविश्वास और दबदबे के साथ कहा, नियमों की परवाह कौन करता है? रिवाल्वर से गोलीबारी वाला मौत का खेल, या मध्ययुगीन यूरोपीय कुलीनों की तरह तलवारबाजी, या फिर निहत्थे? चाहे बुद्धि की लड़ाई हो या ताकत की, मैं सबको धूल चटा दूंगा। ओह, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन खतरा फिर भी बहुत है। क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? आर्यन की लापरवाही के सामने मेघना ने बेबसी से पूछा। मैं गाड़ी चला सकता हूँ, मैं अंगरक्षक हूँ, अगर मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता तो अंगरक्षक कैसे बन सकता हूँ? आर्यन ने असमंजस में पूछा। उसकी टिप्पणी पर सबने आंखें घुमाईं। बॉडीगार्ड होते हुए भी इतना हाई प्रोफाइल और घमंडी होना वाकई बहुत दुर्लभ था। मेघना ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुम गाड़ी चला सकती हो। आज रात राहुल और मैं तुम्हें लेने आएंगे। वैसे भी समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। बहुत हो गई बातें, धीरज ने हंसते हुए उनकी बातचीत को बीच में रोकते हुए कहा। हम युवाओं के मामलों में दखल नहीं दे सकते, लेकिन हमें खाना तो खाना ही है ना? हम अभी अभी खाना खा रहे थे। बोलने के बाद उन्होंने महिला मैनेजर की ओर मुड़कर कहा, मैनेजर अंजू, क्या आप कृपया हमारे लिए एक और निजी कमरा उपलब्ध करा सकती हैं? जरूर, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। उन्होंने एक फोन कॉल किया, कुछ निर्देश दिए, फिर फोन रख दिया और कहा, हमारी क्षमा याचना के तौर पर इस भोजन के साथ पीने पदार्थ निःशुल्क हैं। हमें आशा है कि आपको भोजन का आनंद आएगा। मिस अनन्या या धीरज के लिए पीने पदार्थों की कीमत मामूली थी, और प्रबंधक अंजू इस बात से भलीभांति परिचित थे। फिर भी ये रेस्तरां द्वारा अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए उठाया गया एक कदम था, और यह एक आवश्यक पहल थी। जब निकिता और उसका भाई जाने ही वाले थे, तभी आर्यन ने निखिल को चेक देते हुए सुझाव दिया, अगर आप दोनों को लगता है कि यहाँ बात नहीं बन रही है, तो झोंगहाई शहर क्यों नहीं छोड़ देते? शायद अपने गृहनगर वापस जाना एक विकल्प हो सकता है। भाई आर्यन, हमेशा से तुम ही मेरे लिए खड़े रहे हो। हम ये पैसे नहीं ले सकते। निकिता ने अपने भाई को रोककर उसे चेक लेने से मना कर दिया, और निखिल ने भी उसे लेने से इनकार कर दिया। निखिल, इसे ले लो। इस पैसे से तुम्हारी जिंदगी में बहुत सुधार आएगा और तुम बेहतर जीवन जी पाओगे। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी बहन को फिर से वही सब झेलना पड़े जो आज हुआ? आर्यन जानता था कि निखिल अपनी बहन से कितना प्यार करता है, और इस तरह उसे एक ऐसा कारण मिल गया जिसे वह ठुकरा नहीं सकता था, और आखिरकार ये पैसा उनका हक था। निखिल ने निकिता को स्नेह से देखा और गंभीरता से बिल ले लिया। जाते समय निकिता ने कई बार आर्यन की ओर मुड़कर देखा, उसके मन में कई सवाल थे। बच्चे, लगता है इस साल तुम प्रेम संबंधी परेशानियों से घिरे हुए हो, हाँ हाँ। साधना अचानक हंस पड़ी और चिढ़ाने लगी। बहन साधना, क्या परेशानी है? सुंदर स्त्रियां तो फूलों की तरह खूबसूरत होती हैं, और मैं तो बस आकर्षक और मनमोहक हूँ। अविवाहित पुरुषों और महिलाओं का एक दूसरे की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है ना? आर्यन ने बेशर्मी से जवाब दिया, जिससे सभी ने उसका तिरस्कार किया। आठों लोग हंसी मजाक करते हुए दोपहर का भोजन करने लगे। भोजन समाप्त करने के बाद वे सभी आराम करने और तरोताजा होने के लिए अपने अपने होटलों में लौट गए और दोपहर में एरिया 2 के खुलने का इंतजार करने लगे। कीमती जेड के लिए मिस अनन्या ने उसे धीरज को सौंप दिया, क्योंकि कई दिनों तक एक बड़ा पासवर्ड बॉक्स साथ लेकर घूमना व्यवहारिक नहीं था। दोपहर 2 बजे आर्यन और 3 अन्य लोग जेड ट्रेडिंग सेंटर वापस लौटे। एरिया 1 में भीड़ कम नहीं हुई थी, बल्कि और बढ़ गई थी। आर्यन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और सीधे एरिया 2 की ओर चल दिए।
भीड़भाड़ से बचने के लिए एरिया 2 में 4 प्रवेश द्वार थे और कोई भी व्यक्ति केवल निमंत्रण पत्र दिखाकर प्रवेश कर सकता था। प्रवेश करने के बाद ही आर्यन को एहसास हुआ कि एरिया 2 एरिया 1 से काफी अलग था। क्षेत्र 2 में जेड के कोई व्यापारी नहीं थे, वहां केवल कच्चा जेड ही था। आर्यन ने हैरानी से पूछा, मैडम, यहाँ कोई व्यापारी क्यों नहीं है? एरिया 2 में व्यापार की एक अलग विधि अपनाई जाती है, वे सीलबंद बोलियों का उपयोग करते हैं। मिस अनन्या ने विस्तार से समझाया। कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने से पहले प्रतिभागियों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहचान पत्र प्राप्त करना आवश्यक था, जिसमें नाम और पहचान पत्र संख्या सहित उनकी पहचान संबंधी सभी जानकारी शामिल थी। इस कार्ड पर एक संख्या अंकित थी, जो उनकी बोली लगाने की पहचान संख्या थी। प्रतियोगिता स्थल पर रखे प्रत्येक कच्चे पत्थर पर एक क्रमांक और आरक्षित मूल्य अंकित था और बोली सीलबंद माध्यम से लगाई जाती थी। सीलबंद बोली का अर्थ यह है कि यदि किसी को कोई कच्चा पत्थर पसंद आता है, तो वह उसका क्रमांक याद रखता है और फिर एक पर्ची पर कच्चे पत्थर का क्रमांक और अपना मूल्य, साथ ही अपना बोली पहचान क्रमांक लिखकर उस पर्ची को बोली पेटी में डाल देता है। चूंकि एक ही कच्चे पत्थर के लिए कई लोग बोली लगाएंगे, लेकिन एक दूसरे की बोली की राशि जाने बिना, यह आपकी सूझबूझ और बुद्धि की परीक्षा बन जाती है। आपको पहले कच्चे पत्थर को देखकर उसका अनुमानित मूल्य आंकना होगा और फिर यह विश्लेषण करना होगा कि दूसरों के लिए उसकी मनोवैज्ञानिक कीमत क्या हो सकती है। जेड पत्थर प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों से अधिक बोली लगानी होगी, लेकिन आप बहुत अधिक बोली नहीं लगा सकते, क्योंकि अत्यधिक बोली लगाने से लाभ की गुंजाइश कम हो जाती है। इसलिए इस जटिल संबंध को समझना और एक ठोस रणनीति तैयार करना वास्तव में काफी रणनीतिक सोच की आवश्यकता है। बोली लगाने की अवधि समाप्त होने के बाद आयोजक सभी बोलियों की गिनती करते हैं और लेन देन पूरा करने के लिए सबसे ऊंची बोली लगाने वाले का चयन करते हैं। चूंकि बोली लगाने वालों ने अग्रिम जमा राशि का भुगतान कर दिया है, इसलिए यदि विजेता अपने वादे से मुकर जाता है और वस्तु को लेने से इनकार करता है, तो जमा राशि जब्त कर ली जाती है और आयोजकों द्वारा उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता, जिससे भविष्य में उसे कोई निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा। आर्यन, ये तुम्हारा पहचान पत्र है। चारों ओर देखो और चुन लो। मैंने इस बार के लिए 3 अरब आरएमबी का बजट रखा है। हम घरेलू स्तर पर बोली लगाने के लिए आरएमबी का उपयोग कर रहे हैं। मिस अनन्या ने पहले ही ये सभी विवरण व्यवस्थित कर लिए थे और उन्होंने अपने बैग से एक खूबसूरती से तैयार किया हुआ सोने का कार्ड आर्यन को सौंप दिया। कार्ड सोने का और बेहतरीन ढंग से बना हुआ था, जिस पर बोली संख्या संभवतः पहचान संख्या थी। आर्यन ने उसे देखकर कहा, मैडम, क्या हमें 3 अरब की धनराशि की आवश्यकता है? हमने पहले इतना खर्च नहीं किया था। बोली लगाने की होड़ बहुत कड़ी है, खासकर अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे पत्थरों के लिए। करोड़ों की बोलियां लगना कोई असामान्य बात नहीं है, मिस अनन्या ने जवाब दिया। अब स्थिति को समझते हुए आर्यन ने अपना ध्यान जेड के कच्चे टुकड़ों पर केंद्रित किया। यहाँ कच्चे टुकड़े बहुत ही व्यवस्थित ढंग से रखे गए थे और प्रत्येक टुकड़े के बगल में एक टैग लगा हुआ था जिस पर संख्या और आरक्षित मूल्य लिखा हुआ था। अरे बाप रे, इसे तो आरक्षित मूल्य कहते हैं। ये तो हद से ज्यादा है, इस पर तो 3 मिलियन लिखा है। आर्यन एक कच्चे पत्थर के टुकड़े का निरीक्षण करने के लिए नीचे बैठ गया और कीमत का टैग देखकर वह विस्मय से भर उठा। एरिया 1 से अंतर बहुत बड़ा था। बाहर के अधिकांश कच्चे माल सैकड़ों से लेकर 10,000 की कीमत सीमा में थे, जबकि 1 लाख से लेकर 10 लाख की कीमत वाले माल बहुत कम थे, और 10 लाख से अधिक मूल्य वाले माल तो और भी दुर्लभ थे, जिन्हें अक्सर दुकानदार नौसिखियों को धोखा देने के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश करते थे। तो आप देख सकते हैं, 3 अरब कोई बड़ी रकम नहीं है, और यदि आवश्यक हुआ तो हमें और भी अधिक धनराशि जुटाने की आवश्यकता पड़ सकती है। मिस अनन्या ने ऐसे भाव से कहा जैसे कह रही हो कि अब आपको बात समझ आ गई है। बहन, मुझे इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा, ये तो बाहर वालों जैसे ही दिखते हैं। क्या ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है? काव्या ने उसे छूकर भोलेपन से कहा, क्योंकि वह इस विषय में बिल्कुल अनजान थी। 3 मिलियन के आरक्षित मूल्य वाले इस कच्चे पत्थर में एक खिड़की खोली गई, जिससे अंदर का हिस्सा टाइप बी बर्फ जेड जैसा दिखाई दिया, लेकिन ये पता नहीं था कि अंदर जेड कितना विशाल है। इसके अलावा अंतिम बोली की कीमत निश्चित रूप से 3 मिलियन पर नहीं रुकेगी, और शायद दोगुनी भी हो सकती है। एक्सरे जैसी दृष्टि से आकलन करते हुए आर्यन ने सिर हिलाया। टाइप बी बर्फ जेड का मांस बहुत कम था, और बाकी कम कीमत वाला सूखा हरा मांस था। अगर बोली 6 या 7 मिलियन तक पहुंचती है, तो यह एक बड़ा नुकसान होगा। आर्यन, तुम क्या सोचते हो? काव्या भी जानती थी कि उसे ज्यादा जानकारी नहीं है, और इतना महंगा पत्थर वह पहले क्षेत्र की तरह लापरवाही से खरीदने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। आर्यन के कुछ बोलने से पहले ही उनके पीछे से एक आवाज आई, क्या आपको यह चाहिए या नहीं? अगर नहीं, तो कृपया एक तरफ हट जाए, ताकि मैं संख्या लिख सकूं। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखा, जिसका पेट फूला हुआ था और वह सिगार पी रहा था, काफी प्रभावशाली लग रहा था। उसके बगल में एक मोहक महिला खड़ी थी, जिसका चेहरा साधारण था, लेकिन उसने ऐसे कपड़े पहने थे जो शरीर को उभार रहे थे।
उसकी कोई खास विशेषताएं नहीं थी, इसलिए ऐसे कपड़े पहनकर वह सबका ध्यान खींच रही थी। लेकिन शायद यह उस अधेड़ उम्र के आदमी की पसंद भी हो सकती है, क्योंकि उसे अपनी महिला को इस तरह पहने देखना अच्छा लगता था। उसकी तंग मिनी स्कर्ट और भी छोटी थी, फिर भी वह भीड़ भरे स्थान में ऐसे चल रही थी मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। क्या यह उसकी दिखावटी प्रवृत्ति थी? ऐसे पहनावे से साफ था कि वह उस अधेड़ उम्र के आदमी की रखेल थी। अगर वह उसकी पत्नी होती, तो भला वह इस तरह के कपड़े कैसे पहन सकती थी? उस मोहक महिला ने आर्यन को देखा और उसकी आंखें भेड़िए द्वारा मेमने को देखते ही चमक उठी। अरे नहीं, मेरा पर्स गिर गया। उस मोहक महिला ने आर्यन की ओर देखा और झुककर अपना पर्स जमीन से उठाया। जैसे ही वह झुकी, उसके पहले से ही कम कपड़े और भी कसने लगे, ऐसा लग रहा था मानो किसी भी क्षण फट जाएंगे। इसके अलावा इतने कम कपड़े पहने होने के कारण आर्यन को अपने कोण से वह सब कुछ दिख गया जो उसे नहीं दिखना चाहिए था। यह महिला सचमुच उत्तेजक है। यह मुझे यहीं पर बहका रही है, आर्यन ने अफसोस के साथ सोचा। शिक्षक सही थे, वाकई समाज प्रलोभनों से भरा हुआ है। जब वह अपने शिक्षक की बातों की पुष्टि कर रहा था, तभी उसे अपनी कमर पर अचानक दबाव महसूस हुआ। दो जोड़ी छोटे हाथों ने वहां की कोमल त्वचा को जकड़ लिया था। ये तो बस एक नजर थी, इन दोनों बहनों की इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों, जबकि खुद महिला को कोई आपत्ति नहीं है? युवक, क्या तुम्हारा मन भर गया है? क्या तुमने इससे पहले कभी इतनी सुंदरी नहीं देखी? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने अपने सामने खड़ी कई सुंदरियों को आश्चर्यजनक रूप से अनदेखा करते हुए सिगार का एक कश लिया। इस आदमी का स्वाद वाकई अनोखा था। मालकिन अनन्या ने अपना पर्स उठाया और सीधी खड़ी हो गई, आर्यन पर एक और नजर डाली, उसकी निगाहें मानो बिजली का झटका दे रही थीं। खांसी। आर्यन ने 2 बार खांसने का नाटक किया और कहा, मैडम, चलिए चलते हैं। इस पत्थर की कीमत कम से कम 8 मिलियन है, हम इसे खरीद नहीं सकते। फिर वह बहनों के गुस्से को और बढ़ने से रोकने के लिए जाने लगा। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति को पत्थर पर जुआ खेलने की समझ नहीं थी। आर्यन की बात सुनकर वह असंतुष्ट होकर बुदबुदाया, पैसे न होते हुए भी पत्थर पर जुआ खेलने आए हो? आयोजक तो हर तरह के लोगों को बुलाते हैं, सिर्फ पत्थर पर जुआ खेलने के बारे में जानना और पैसा न होना किसी काम का नहीं। अपनी बड़बड़ाहट के बाद उसने वास्तव में कागज की एक पर्ची पर 10 मिलियन की कीमत लिख दी। उनके चले जाने के बाद मिस अनन्या ने हंसते हुए कहा, आर्यन, तुम वाकई बहुत बुरे हो, उस आदमी को इस तरह धोखा दिया। काव्या भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। हाँ, आर्यन वाकई बहुत शरारती है, हमेशा उस औरत को घूरता रहता है। उनके बगल में सेक्रेटरी जानवी चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। आर्यन अपनी बेपरवाही के कारण उनकी टिप्पणियों से अप्रभावित रहे और गंभीरता से बोले, आपकी सोच भूली नहीं है। आधे डॉक्टर के रूप में मैं गंभीरता से लोगों के शरीर की संरचनाओं का अध्ययन कर रहा हूँ, हर कोई अलग होता है। अपने चिकित्सा कौशल को बेहतर बनाने के लिए मैं लगातार शोध कर रहा हूँ, जिसे आप नहीं समझ पाएंगे। चलिए, आगे सामग्री देखते हैं। उसने निर्लजता से आह भरी, जिससे उसके पीछे खड़ी सुंदरियां अवाक रह गईं और सोचने लगी कि क्या कोई उससे भी ज्यादा निर्लज हो सकता है। इस आयोजन में कई ऐसे लोग भी आए थे जिन्हें पत्थर पर जुआ खेलने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जैसे कि पहले आया वह अधेड़ उम्र का आदमी जो साफ तौर पर नौसिखिया था। आर्यन चलते हुए सोच रहा था कि ऐसे लोगों की मौजूदगी से बोली की कुल कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ जाएंगी, जिससे आयोजकों को ज्यादा पैसा मिलेगा। वे वाकई बेहद चालाक थे। ये सामग्री बुरी नहीं है। हालांकि आर्यन चल रहा था, उसकी पैनी निगाहें दोनों ओर प्रदर्शित जेड की कच्ची सामग्रियों को स्कैन कर रही थीं। वह झुककर एक टुकड़े की जांच करने लगा। सतह पर अजगर के पैटर्न नहीं थे, लेकिन उस पर हल्की हरिकाई जैसी परत थी, छूने पर वह दानेदार महसूस हुई। अंदर का जेड पत्थर बर्फ की गुणवत्ता तक पहुंच चुका था, दुर्भाग्य से उसका रंग केवल सेब के हरे रंग जैसा था। आर्यन ने आत्मनिंदा भरी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि उच्च श्रेणी के जेड के लगातार संपर्क में रहने से उसकी अपेक्षाएं बहुत अधिक बढ़ गई थीं। दरअसल, सेब जैसा हरा रंग पहले से ही काफी अच्छा था। हरे रंगों की रैंकिंग में सम्राट हरा सबसे अच्छा था, उसके बाद अंकुर जैसा हरा और फिर सेब जैसा हरा। इसके अलावा जेड पत्थर में हरे रंग का वितरण समान था, कोई भी रंग एक तरफा नहीं था। हालांकि यह आकार में थोड़ा छोटा था, केवल मुट्ठी भर। उसने टैग पर दी गई जानकारी देखी, जिसमें आधार मूल्य 5 लाख लिखा था। इस सामग्री की गुणवत्ता को देखते हुए 5 लाख कुछ ज्यादा ही था। बाद में आर्यन को पता चला कि कुछ प्रभावशाली जेड व्यापारी कीमतों को बढ़ाने के लिए जोन 2 में कुछ साधारण दिखने वाली सामग्रियां मिला देते थे। हालांकि एक बार जब इस सामग्री से जेड को तराश लिया जाता है, तो इसका मूल्य 5 मिलियन से कम नहीं होना चाहिए। मैडम, ये नंबर लिख लीजिए, आर्यन ने सिर घुमाते हुए कहा। उस युवती ने अपने बैग से एक नोटबुक निकाली और कलम से उसे लिख लिया। जुआरियों के पत्थरों के बारे में उसका ज्ञान सीमित था, उसने सामग्री का चयन आर्यन पर छोड़ दिया और कार्य प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया। संख्या नोट करने के बाद आर्यन आगे बढ़ने लगा। अभी बोली लगाने का समय नहीं था, क्योंकि बहुत से लोग आखिरी क्षण तक ऐसा करने का इंतजार करते हैं।
चलते चलते आर्यन ने अपनी नज़र से सामग्री का निरीक्षण किया। वहां बहुत सारे पत्थर थे और उन्हें चुनने वाला वह अकेला ही था। अगर वह हर टुकड़े का ध्यान से निरीक्षण करता तो उसे अपनी नई दुकान खोलने के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा कच्चे माल के चयन के लिए उनके कुछ मानक थे। जेड पत्थर उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए, कम से कम उसकी बनावट चिपचिपी होनी चाहिए। हालांकि अगर रंग अच्छा होता तो वे बनावट पर थोड़ा समझौता कर सकते थे। जोन 2 अपनी इस प्रतिष्ठा के अनुरूप ही अच्छी सामग्री का संग्रह स्थल था। आर्यन ने आधा चक्कर लगाया और सैकड़ों टुकड़े चुन लिए। उनमें से आधे बर्फ प्रकार के थे और हालांकि उसने कांच प्रकार का कोई टुकड़ा नहीं देखा था, फिर भी हरे रंग के टुकड़े बहुत आकर्षक थे। यदि वह सुबह चुनी गई उच्च श्रेणी की सामग्रियों के साथ इन पत्थरों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है तो वे कुछ समय के लिए नए स्टोव को चलाने के लिए पर्याप्त होंगे, खासकर इसलिए कि फिलहाल केवल एक ही स्टोव है। हालांकि आर्यन संतुष्ट नहीं था। वह जितना संभव हो उतना जेड कच्चा माल जमा करना चाहता था। जेड खानों का उत्पादन साल दर साल घट रहा था और संसाधन अंततः समाप्त हो जाएंगे। भविष्य में जिसके पास अधिक संसाधन होंगे, बाजार में उसकी पकड़ मजबूत होगी। यह एक रणनीतिक भंडार था। जैसे ही आर्यन ने कच्चे माल के एक और टुकड़े की जांच पूरी की, अचानक दूर से शोरगुल मच गया, जिससे और भी लोग उसकी ओर आकर्षित हो गए। क्या हो रहा है? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा लगता है कि वे इस सत्र की मुख्य कच्ची सामग्री का अनावरण करने वाले हैं, मिस अनन्या ने चमकती आंखों से कहा। मुख्य कच्चा माल और अनावरण समारोह भी? आर्यन ने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। आखिर यह सिर्फ एक पत्थर ही तो था, इतना तामझाम क्यों? जिज्ञासावश वे चारों भी उधर चल दिए। भीड़ के जमावड़े वाले इलाके में एक बड़ा खाली स्थान बनाया गया था। जब आर्यन वहां पहुंची तो वहां पहले से ही लोगों का एक समूह आपस में चर्चा कर रहा था। उस स्थान के बीच में एक निर्मित चबूतरा था जिस पर एक आदमी से भी ऊंची कोई चीज रखी हुई थी, जो लाल रेशमी कपड़े से ढकी हुई थी। एक मेजबान, जिसने अभी अभी अपना भाषण समाप्त किया था, ने दो नेताओं जैसे व्यक्तित्वों को मंच पर आमंत्रित किया। शुभ क्षण के आगमन की घोषणा करने के बाद उन्होंने मंच पर बिछे लाल कपड़े से पर्दा हटाया। वाह! मंच पर रखे जेड पत्थर के एक बड़े और एक छोटे टुकड़े को देखकर भीड़ में विस्मय की लहर दौड़ गई। बड़ा टुकड़ा 2 मीटर से अधिक ऊंचा था और छोटा भी लगभग 2 मीटर ही था। इतने विशाल कच्चे माल को देखकर दर्शक मानो जोश से भर गए, मानो उनमें एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगा हो। हर कोई उत्साह से भर उठा। दोनों बड़े पत्थरों के बगल में लेबल लगे हुए थे और आर्यन ने ध्यान से देखा तो पाया कि दोनों लेबलों पर लिखी सामग्री अन्य कच्चे माल की सामग्री से थोड़ी अलग थी। संख्या के अलावा एक पाठ विवरण भी था। सबसे बड़ा वाला नंबर 1 था और रिकॉर्ड में कहा गया था कि कच्चा माल 2.66 मीटर ऊंचा, 1.57 मीटर चौड़ा, 1.29 मीटर मोटा था, जिसका अनुमानित वजन 10 टन था और शुरुआती कीमत 80 मिलियन थी। आर्यन को लगा कि उसने गलत पढ़ा है, इसलिए उसने शून्य दोबारा गिने और वाकई में यह 80 मिलियन ही था। कमाल है, एक पत्थर की शुरुआती कीमत ही इतनी ज्यादा है, तो बोली की कीमत कितनी ऊपर जाएगी। उसने अपना सिर हिलाया और दूसरे कच्चे माल के टुकड़े को देखने चला गया, जिस पर नंबर 2 लिखा था, जो 1.98 मीटर ऊंचा, 1.33 मीटर चौड़ा, 1.05 मीटर मोटा था, जिसका वजन लगभग 6 टन था और जिसकी शुरुआती कीमत 10 मिलियन थी। ये तो 100 मिलियन थी। छोटा वाला बड़े वाले से महंगा कैसे हो सकता है? आर्यन ने चारों ओर देखा तो पाया कि कच्चे माल के दूसरे टुकड़े में एक छोटी सी खिड़की खुली हुई थी। खिड़की छोटी होने के बावजूद उसके अंदर का हरा रंग दिखाई दे रहा था और साथ ही जेडाइट की गुणवत्ता बर्फ के स्तर तक पहुंच चुकी थी। हरा रंग दिखने लगा था और स्वाभाविक रूप से कीमत में बदलाव आया, लेकिन इतने बड़े पत्थर में हरे रंग का ये छोटा सा हिस्सा उसकी स्थिति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता था। अगर अंदर का हरा रंग ज्यादा दूर तक नहीं फैला होता तो 1 या 200 मिलियन रुपए बर्बाद हो जाते। मिस, आपका क्या विचार है? आर्यन ने अभी तक इसे देखा नहीं था, लेकिन उसने पहले पूछ लिया। जब जेडाइट इतना बड़ा होता है तो शुरुआती कीमत का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अंतिम सौदा निश्चित रूप से अरबों में होगा। इसके अलावा दोनों कच्चे माल में बहुत जोखिम होता है, मिस अनन्या ने ध्यान से देखने के बाद माथे पर शिकन डालते हुए कहा। बहन, अगर इसके अंदर सब कुछ जेडाइट का बना हो तो हम एक ही समय में पूरे झोंगहाई शहर में दुकानें खोल सकते हैं, काव्या ने सहज भाव से कहा। इसके अंदर मौजूद जेडाइट की मात्रा का तो जिक्र ही नहीं, भले ही पूरा टुकड़ा जेडाइट का हो, इसे जेब में रखने से पहले बोली जीतनी जरूरी है। आर्यन, एक नजर डालो, क्या तुम्हें लगता है कि कोई कदम उठाना उचित होगा? मिस अनन्या ने आर्यन की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा और वास्तव में क्या होगा अगर के विचार को मन में संजोए हुए थी। अगर वे बोली जीत जाते, अगर अंदर सब कुछ उच्च श्रेणी का जेडाइट होता तो क्या होता? ये विचार हमेशा खूबसूरत होते हैं। आर्यन, तुम कर सकते हो, मुझे तुम पर विश्वास है, काव्या ने अपनी छोटी मुट्ठियों को भींचकर आर्यन का हौसला बढ़ाया। एक आदमी यह नहीं कह सकता कि वह ये नहीं कर सकता,
खासकर तब जब एक खूबसूरत महिला ने बोल दिया हो। आर्यन की निगाहें कच्चे माल के बड़े टुकड़े पर लौट आईं। पहले पत्थर का बाहरी आवरण पीले रंग की रेत जैसी परत से बना था, और इस प्रकार के बाहरी आवरण से कभी कभी हरे, बैंगनी और लाल रंग का त्रिरंगी जेडाइट प्राप्त होता है। लेकिन इसमें जोखिम काफी अधिक है। यदि दुर्भाग्यवश अंदर का जेडाइट निम्न गुणवत्ता का निकला तो ये पूरी तरह से नुकसान हो सकता है। ये पीले नमक की रेत की परत से मिलती जुलती थी, और यद्यपि उनमें केवल एक ही विशेषता का अंतर था, फिर भी बाद वाली वास्तव में उच्च श्रेणी की कच्ची सामग्री है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाला पुनर्तः हरा जेडाइट बनने की प्रबल संभावना है। वहीं पहले वाली में भाग्य का अधिक महत्व होता है। आर्यन के अनुभव को देखते हुए वह भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। वह अपने कौशल को निखारने के लिए बारीकी से अवलोकन कर रहा था, और बोली लगाने का निर्णय लेने से पहले उसे अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके अच्छी तरह से जांच करनी थी। आर्यन की निगाहें पत्थर के भीतर तक पहुंच गईं। जैसे ही उनकी निगाहें पत्थर के अंदर गईं, अनेक रंग उनकी आंखों के सामने चमक उठे। बैंगनी, हरा, लाल, अलग अलग गहराइयों के साथ एक सच्चा त्रिरंगी जेडाइट, जिसे सौभाग्य, समृद्धि और दीर्घायु का प्रतीक भी कहा जाता है, एक साथ मिलना अत्यंत दुर्लभ है। कच्चे माल का ऊपरी भाग त्रिरंगी था और इसकी गुणवत्ता हाई आइस श्रेणी की थी। हाई आइस श्रेणी से बेहतर है, लेकिन ग्लास श्रेणी से थोड़ी कम है। जेडाइट का यह हिस्सा बहुत कम था, बस कुछ 10 किलो का, जो वास्तव में 10 टन के कुल वजन की तुलना में बहुत कम था। इस शुभ संकेत से आर्यन की उम्मीदें और बढ़ गईं। उसने निरीक्षण जारी रखा और उसे हरे रंग का एक और विशाल क्षेत्र दिखाई दिया। यह हरा क्षेत्र काफी बड़ा था और इसकी गुणवत्ता भी बर्फ के स्तर की थी। हे भगवान, यहाँ कितना सारा जेडाइट था! आर्यन दंग रह गया। यहाँ तक कि उच्च श्रेणी के लाल जेडाइट को देखकर भी वह इतना हैरान नहीं हुआ था। इस बार जेडाइट की मात्रा इतनी अधिक थी कि इसका मूल्य उच्च श्रेणी के लाल जेडाइट से भी अधिक होगा। निम्नलिखित कुछ मोम जैसी किस्में थीं, लेकिन बर्फीली सामग्री के उस विशाल टुकड़े की तुलना में आर्यन वास्तव में कोई रुचि नहीं दिखा सका। आर्यन ने अचानक धीमी आवाज में कुछ कहा, और उसे देख रही तीनों महिलाएं तुरंत सतर्क हो गईं, क्योंकि यह एक अनमोल जेड के मूल्य से संबंधित था। क्या बात है? मिस अनन्या ने पूछा। आर्यन चुप रहा और उसने हाथ से इशारा करके उसे बोलने से मना किया, क्योंकि उसने खुरदुरे पत्थर के निचले हिस्से में एक गहरा बैंगनी रंग देखा था। ये वास्तव में बैंगनी जेड था, और इसका रंग गाढ़ा, चमकीला और शुद्ध था, एक प्रकार की भव्य और गरिमा में सुंदरता जिसमें कांच जैसी पारदर्शिता थी। शाही बैंगनी। ये 3 शब्द आर्यन के मन में कौंध गए। बैंगनी रंग का ये रंग सर्वोच्च था। उसने रामदिन को ये कहते सुना था कि शाही बैंगनी सभी रंगों में सबसे दुर्लभ है, जो 100 वर्षों से अधिक समय से जेड उद्योग में नहीं देखा गया है। प्राचीन हुआशिया में बैंगनी रंग को सम्राट का रंग माना जाता था। सम्राट जिवेई से लेकर बैंगनी हवा पूर्व से आती है तक, ये सभी बातें बैंगनी रंग की पवित्र और महान प्रकृति को दर्शाती हैं। उसे सर्वश्रेष्ठ कच्चा पत्थर हासिल करना ही होगा, आर्यन ने मन ही मन दहाड़ा। लेकिन अनिश्चितताएं बहुत थीं। यह एक तारे की तरह था जिस पर सबकी निगाहें टिकी थीं। ऐसे में चुपचाप धन कमाना नामुमकिन था। आर्यन ने खुद को शांत किया। उस पूरे पत्थर की कीमत बहुत ही चौंकाने वाली थी। उसने एक बार एक समाचार पढ़ा था जिसमें कुछ लोगों ने पत्थरों पर जुआ खेलने के लिए पैसे जमा किए थे और 3 टन के एक कच्चे पत्थर पर 100 मिलियन आरएमबी से अधिक खर्च कर दिए थे। तराशने के बाद उस जेड को नीलामी घर में 18 अरब आरएमबी में नीलाम किया गया था। इस घटना ने पूरे जेड उद्योग को हिलाकर रख दिया, और आर्यन के सामने मौजूद नंबर 1 कच्चे पत्थर में उस घटना की तुलना में कम से कम दोगुना जेड तत्व मौजूद था। उसने एक पल सोचा और अपना ध्यान दूसरे नंबर के खुरदुरे पत्थर पर केंद्रित किया, जो आकार में थोड़ा छोटा था। हालांकि उसका रंग हरा था और वह सबसे लोकप्रिय था। भीड़ का अधिकांश ध्यान उसी पर केंद्रित था। आर्यन ने मन ही मन सोचा, शायद यह एक अवसर हो। उसकी निगाह खिड़की से अंदर की ओर जाती हुई बर्फीली जेड की परत पर पड़ी, जो कुछ सेंटीमीटर के बाद गायब हो गई। उसके आगे सफेद सूती कपड़े जैसी सामग्री थी, जिसके बाद कुछ सूखी हरी और सफेद जेड की किस्में थीं। कहीं कहीं बर्फीली जेड दिखाई देती थी, लेकिन बहुत कम मात्रा में, और हरा रंग आकर्षक नहीं था। घटिया सामान। आर्यन ने उस 1 अरब की मूल कीमत के बारे में सोचा, और अंदर मौजूद नगण्य जेड की तुलना में उसने चुपचाप उस बदकिस्मत व्यक्ति के लिए शोक व्यक्त किया जो इस पर बोली लगाएगा। मैडम, मैंने मन बना लिया है, चलिए चलते हैं। भीड़ बढ़ती जा रही है, और अगर हम और देर तक रुके तो घिर जाएंगे। अगर आप तीनों सुंदरियों का इस अफरा टैफरी में कोई फायदा उठा ले तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा, आर्यन ने मुस्कुरा हुए कहा। हम और तुम हमारे लिए कौन हो? हमारे नुकसान से तुम्हें क्या फर्क पड़ सकता है? मिस अनन्या ने गुस्से से कहा। आर्यन मुड़ा और आगे बढ़ने लगा। मजाक करने ही वाला था कि अचानक किसी से टकरा गया। सहज ही उसने धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि उसका हाथ गलत जगह चला गया था। धिक्कार है, ये निश्चित रूप से जानबूझकर नहीं हुआ था।
महिला गुस्से से आग बबूला होने ही वाली थी, लेकिन जब उसने ऊपर देखा और आर्यन को देखा, तो वह अचानक मुस्कुराए और जानबूझकर अपनी छाती आगे की ओर धकेल दी। आर्यन ने भी उसे पहचान लिया, ये वही महिला थी जिससे वह पहले मिला था। उसने झट से अपने हाथ पीछे खींच लिए और इधर उधर देखने लगा। उसे वह ढेर उम्र का आदमी तो नहीं दिखा, लेकिन उसने देखा कि वह महिला उसे गुस्से से घूर रही है। स्थिति को न समझते हुए मिस अनन्या ने गुस्से में काव्या को खींचकर अलग कर दिया और जाने के लिए मुड़ गईं। आर्यन ने उस महिला की अनदेखी करते हुए तेजी से उनके पीछे पीछे चल दिया। मिस अनन्या द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने पर आर्यन को बहुत शर्मिंदगी हुई, भले ही वह कितना भी सहनशील क्यों न हो। सौभाग्य से काव्या ने इस पर ध्यान नहीं दिया, वरना वह नहीं जानता था कि वह दोनों महिलाओं को कैसे शांत करता। उसने पीछे से आवाज दी, मिस, मेरा इंतजार कीजिए।